नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण। इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, घास खाने वाले प्राणियों में पाचन। घास खाने वाले प्राणियों में पाचन। घास खाने वाले प्राणी किस प्रकार से पाचन करते हैं? तो आपने गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, ये जो भी पशु घास खाते हैं इसको आपने देखा होगा। ये घास को जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी से खाता है। ये जल्दी जल्दी से खाया हुआ घास आमाशय के एक भाग में जाकर के एकत्रित हो जाता है। आमाशय के एक भाग में जाकर के एकत्रित हो जाता है। आमाशय 4 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में बंटा हुआ है? 4 भागों में बंटा हुआ है। उसके एक भाग में जाकर के ये जो जल्दी जल्दी से खाया हुआ घास है, भोजन है, वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। उसके पश्चात आप खाली समय में जब जंतुओं को देखते हैं बैठे हुए, तो जंतु भोजन को वापस मुख में लाता है और बैठा बैठा मुंह हिलाता रहता है, यानी मुख में भोजन को चबाता रहता है। वो भोजन वापस आमाशय से मुख के अंदर ले आता है। इसे बोलते हैं जुगाल या कंड। क्या कहते हैं? जुगाल या कंड। तो जुगाल निकालना, जुगाली निकालते हैं बैठे बैठे पशु। क्या निकालते हैं? जुगाली निकालते हैं और वापस उसे निगल लेते हैं, जो आगे जाकर के अंधनाल में पहुंचता है और अंधनाल के अंदर भोजन का इसके पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। तो कुछ परिभाषाएं संबंधित इससे संबंधित आप समझेंगे। जैसे पहला है रुमेन। रुमेन किसे कहते हैं? घास खाने वाले प्राणी में, घास खाने वाले प्राणी घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के प्रथम भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रुमेन कहलाता है। तो आमाशय का जो प्रथम भाग है, वहां पर भोजन का क्या कर लेते हैं? जल्दी जल्दी खा करके घास को क्या कर देते हैं? भंडारित कर देते हैं। वो प्रथम भाग ही क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। आमाशय है वो कितने भागों में बंटा हुआ है? 4 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में बंटा हुआ होता है। किसके अंदर? रूमिनेट्स प्राणी के अंदर। रूमिनेट्स किसे कहते हैं? यानी घास खाने वाले प्राणी जो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट कहलाते हैं। अगला जुगाल और कंड। जुगाल या कंड किसे कहते हैं? तो आंशिक पचे हुए भोजन को, आंशिक पचे हुए भोजन को खाली समय में बैठा पशु भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है, वह चबाता रहता है, जिन्हें जुगाल या कंड कहते हैं। तो खाली समय में पशु बैठा बैठा क्या करता है? जुगाली निकालता रहता है, यानी मुख को वापस मुख में भोजन को ले आता है और भोजन को बैठा बैठा चबाता रहता है और उसे पुनः निगल लेता है। और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे भोजन का आंशिक जो पाचन हो गया था वो आगे जाकर के वापस पूर्ण पाचन हो जाए। अगला है अंधनाल। अंधनाल किसे कहते हैं? यानी आमाशय से छोटी आंत जुड़ी रहती है और छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी रहती है। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी रहती है, मनुष्य के अंदर अपन पढ़े थे। इसी तरह छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य, रूमिनेट्स प्राणी में छोटी आंत व बड़ी आंत के मध्य थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है। उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायक होते हैं। इन भाग को ही क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। तो अंधनाल की परिभाषा क्या होगी? कि घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत क्षुद्रांत्र व बड़ी आंत जिसे बोलते हैं बृहदांत्र के मध्य थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें अंधनाल कहते हैं। और अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है। इसके अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। तो एक इसका प्रश्न बनता है कि अंधनाल किसे कहते हैं? एक तो यह प्रश्न बन गया। दूसरा अंधनाल से संबंधित प्रश्न बन गया कि अगर पशुओं के अंदर अंधनाल न हो तो क्या होगा घास खाने वाले प्राणियों के अंदर? तो क्या बताएंगे? अगर घास खाने वाले प्राणियों के अंदर अंधनाल नहीं होगा
तो सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। अतः पूछा जाए कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है तो क्या बताएंगे? अंधनाल के अंदर होता है। अंधनाल कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य थैलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। अंधनाल के अंदर भोजन का पाचन होने के पश्चात भोजन का बचा हुआ यानी अपशिष्ट भाग है वो मलाशय में चला जाता है और वहाँ से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रम है ये किसके अंतर होता है? किसके अंदर होता है? घास खाने वाले प्राणियों के अंदर होता है। तो ये हुआ घास खाने वाले प्राणियों के अंदर पाचन। अगला है एक कोशिकीय अमीबा के अंदर पाचन। अगला है अमीबा में पाचन। अमीबा में स्वभरण एवं पाचन। अमीबा की संरचना दिखाई दे रही है। अमीबा की संरचना है। अमीबा में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, ये कैसे गति करता है, किस प्रकार की संरचना है, क्या इसका कोशिकीय संगठन है, ये आप जानेंगे। तो देखिए अमीबा की ये जो उभरी हुई आपको मूलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना दिखाई दे रही है मूलीनुमा, इसे बोलते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद या पादाप। देखिए कूटपाद व पादाप ये क्या काम आते हैं? ये अमीबा को चलने में सहायक होते हैं, यानी अमीबा इसकी सहायता से क्या करता है? गमन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो अमीबा किसकी सहायता से चलता है? कूटपाद या पादाप की सहायता से चलता है। दूसरा इसमें आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक। केंद्रक ये अमीबा के अंदर केंद्रक मध्य में उपस्थित है, दिखाई दे रहा है। केंद्रक कोशिका विभाजन के समय यह दो भागों में टूट जाता है। तो कोशिका विभाजन, ये केंद्रक किसी भी कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला खाद्य धानी। ये खाद्य धानी दिखाई दे रही है। खाद्य धानी के क्या कार्य होता है? भोजन को पचाना, क्योंकि इसमें पाचक रस का स्राव होता है और पाचक रस का स्राव होने के पश्चात यहाँ पर जैसे ही भोजन है अंदर जाता है, अंतर्ग्रहण होता है, तो यहाँ पहुँचता है, इस खाद्य धानी के अंदर फंस जाता है ये भोजन। इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? अमीबा के अंदर भोजन का खाद्य धानी में फंसना ही क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो देखिए यहाँ से भोजन अंदर जाएगा, एक खांच बनेगी अमीबा के अंदर कूटपाद के मध्य, और यहाँ खांच बनेगी, यानी इसकी विशेष प्रकार की ये एक कोशिका है, इसके अंदर किसी प्रकार के ऑर्गन्स या अंग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन एक कोशिका के अंदर ही सभी क्रियाएं संपन्न होती है। तो यहाँ एक खांच बनेगी कूटपादों के अंदर, और उस खांच के द्वारा ये खांच आगे बढ़ेगी, और ये जो खाद्य कण है ये आगे बढ़ता हुआ कहाँ चला जाएगा? इस खाद्य धानी में चला जाएगा, यहाँ जाकर के फंस जाएगा। जैसे यहाँ जाकर के फंसेगा खाद्य धानी में, तो इस क्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। फिर यहाँ पर पाचक रस का स्राव होता है, जो भोजन का पाचन कर लेता है। इसके पश्चात जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वापस क्या करेगा? गति करेगा, इसके अंदर एक खांच बनेगी और गति करके वापस बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने की क्रिया जो अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो दो शब्द आया, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है भोजन का अंतर्ग्रहण। किसके अंदर? अमीबा के अंदर खाद्य धानी में भोजन का फंसना ही क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सोसाइटोसिस यानी अमीबा से जो अपशिष्ट पदार्थ है, भोजन पाचन हो जाता है उस खाद्य धानी में, उसके पश्चात जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर त्यागने की क्रिया है, वो क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये है अमीबा की संरचना। अमीबा किस प्रकार का जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? यानी वह सजीव जिसका शरीर है एक कोशिका से बना हुआ है, एक कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। इसकी संरचना अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं है, जैसे इस प्रकार से बने है, जरूरी नहीं ऐसा ही आप संरचना बनाएं, इस प्रकार से इसकी कोई भी अन्य संरचना हो सकती है, यानी अनिश्चित संरचना होती है। इसकी अनिश्चित संरचना होती है और एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसका एक एक पॉइंट आप विस्तार से समझेंगे व लिखेंगे। तो लिखिए
अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसकी संरचना अनिश्चित होती है। अगला है अमीबा पादप की सहायता से गमन करते हैं। किसकी सहायता से गमन करते हैं? पादप की सहायता से गमन करते हैं, कूट पाद की सहायता से गमन करते हैं। गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अगला है अमीबा तालाब में रहते हैं, यानी एक जलीय जीव है जो कीचड़ जहां पर अधिक होता है वहां पर ये पाया जाता है। अगला है अमीबा में भोजन का पाचन क्या होता है? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धनी में होता है। खाद्य दानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धनी में होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसकी संरचना अनिश्चित होती है। अमीबा पादप की सहायता से गमन करता है। अमीबा तालाब में या जल के अंदर रहता है, ये कह सकते हैं कीचड़ के अंदर रहता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धनी में होता है। अगला इसकी दो परिभाषाएं लिखेंगे, यानी खाद्य धनी में भोजन किस प्रकार पहुंचता है ये आप समझे, यानी जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? अमीबा के संपर्क में, यानी कूट पाद के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर एक खांच बनेगी गहरी, और खांच बन करके कहाँ मिल जाएगी? खांच बनेगी, और खांच बनेगी तो ये भोजन को अंदर ले लेगा, फिर यहाँ से वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगी? यहाँ खांच बन गई, ये एक गहरी खांच बनेगी इस प्रकार से, फिर ये बंद हो जाएगी यहाँ से, और ये भोजन है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? खाद्य धनी में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? खाद्य धनी पहुँच जाएगा। जैसे ही खाद्य धनी में भोजन फंसता है तो इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो परिभाषा लिखिए एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस अमीबा के खाद्य धनी में भोजन का फंसना एंडोसाइटोसिस, भोजन का फंसना या खाद्य धनी में भोजन का प्रवेश करना, ये भी लिख सकते हैं। खाद्य धनी में भोजन का प्रवेश करना, फंसना, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। या दूसरे रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अमीबा के खाद्य धनी में भोजन जाकर के फंसता या भोजन प्रवेश करता है, वहाँ पर भोजन का पाचन होता है और इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अगला है
बचा हुआ यानी भोजन का पाचन हो जाएगा किसके द्वारा? पाचक रस के द्वारा। पाचक रस का स्राव कौन करेगा? खाद्यदानी। तो बचा हुआ अपशिष्ट है बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। अगली परिभाषा है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस अमीबा में भोजन के पचने के पश्चात बचा हुआ अपशिष्ट शरीर से बाहर त्यागने, शरीर से बाहर त्यागने या बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो देखिए ये दो परिभाषा हो जाएगी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अगला है इसके अंदर जनन किस प्रकार होता है, ये जनन कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा सा आप जान लेंगे। जनन, अमीबा के अंदर जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, या द्विविखंडन कहते हैं इसे। द्विविखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। द्विविखंडन कैसे होता है? जैसे ये अमीबा है, अमीबा, और अमीबा के मध्य में यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। ये केंद्रक क्या होगा? धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी केंद्रक इस प्रकार से वृद्धि करेगा, इस प्रकार से वृद्धि करके इस प्रकार से इस रूप में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या बनेगी? बीच में एक खांच बनेगी, और ये है केंद्रक दो भागों में टूट जाएगा, और ये खांच है ये आपस में मिल जाएगा, और ये दो भागों में विखंडित हो जाता है। इसे बोलते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। तो अमीबा के अंदर जनन द्विविखंडन विधि द्वारा होता है।